हेलो एवरीवन। तो 26 क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी प्रोविंसेस was the कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। कितने प्रोविंसेस में फॉर्म हुई थी? तो आंसर इज 8। ठीक है, 11 में हुआ था और 8 में जो है उनकी मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। देखिए, प्रोविंशियल इलेक्शन में हेल्ड इन द ब्रिटिश इंडिया इन 1936-37। ठीक है, और किसके? 1935 के एक्ट से। द इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। और कौन कौन से थे? मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, पंजाब, सिंध। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म इन 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11। ठीक है, इन दिस इलेक्शन 1937, 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 1937। Thus none of the given option is correct. Next question is the proposal for the framing the constitution of India by an elected constituent assembly was made by। ठीक है, कौन किसने किया था? तो ये क्रिप्स मिशन था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का जो है उसका गोल तो ये था कि जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो उसके थ्रू जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए। ठीक है, तो proposal for framing the constitution of India after the end of the Second World War by an elected constituent assembly was made by the Cripps Mission 1942. Next question is the objective of Ilbert Bill in reference to the colonial rule in India was। क्या था objective Ilbert Bill का? तो यही objective था to make Indians and Europeans at equal status। ठीक है, as for एज द पीनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वॉज कंसर्न। मतलब कोई भी अगर कोई क्रिमिनल जो है देखना है, कोई केस देखना है, अगर कोई ब्रिटिशर्स है तो भी इंडियन होंगे जजेस, उनको जो है उनका ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883। इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883 फॉर द ब्रिटिश इंडिया बाय द वायसराय रिपन। ठीक है, रिपन याद रख लीजिएगा, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु proposed the amendment to existing laws in the country at the time to allow Indian judges and magistrates the jurisdiction to try British offenders in the criminal cases at the district level, something which was not allowed at that time. Next question is, as per the cabinet mission plan, the constituent assembly to decide allotted members seat in each provinces, one representative was in ratio to which population। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो डिसाइड करना था क्या कि जितने सीट्स हैं, ठीक है, वो कितने लोगों पॉपुलेशन पे एक सीट होगी, तो ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट हुआ करती थी। ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन पे। देखिए, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1946। ठीक है, 1946 याद रखिएगा। द मिशन proposed a plan for the formation of the constituent assembly to frame a constitution for the Indian Union. The representative of provinces were based on the population, roughly one representative over 10 lakh population. One representative over 10 lakh population. Next is, who among the following persons was not मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? कौन था मेंबर, कौन मेंबर नहीं था? तो 3 मेंबर वो देयर एंड इट वाज हेडेड बाय द पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, बट विलियम वुड वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। Members of the cabinet mission were the Sir Patrick Lawrence, Sir Stanford Cripps and A.B. Alexander. William Wood was not the member of the cabinet mission. Next question is, Indian Constituent Assembly was established under। ठीक है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कैबिनेट मिशन 1946। Constituent Assembly of India was constituted under the कैबिनेट मिशन 1946 ऑन द बेसिस ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन याद रखिएगा। कोई डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन तब तक नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन से था। और कौन इलेक्ट करता था? वो प्रोविंसेस के लोग जो है इलेक्ट कर रहे थे। इन द इलेक्शन इन द इंटरिम गवर्नमेंट framed in 1946, the vice president of the executive council was। तो vice president was Jawaharlal Nehru and president was viceroy। ठीक है, on 24 August 1946 interim government was announced to condition that interim government would take charge by 2nd September 1946. Viceroy was president of the executive council while the Jawaharlal Nehru was designated as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसके? इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फ्रेम्ड इन 1946
AD, ठीक है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो है उसमें मेंबर कौन नहीं था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको पता है, जगजीवन राम भी थे लेबर में, ठीक है, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे, ठीक है। नहीं, राधाकृष्णन नहीं थे, सी राजगोपालचारी थे, राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। According to the cabinet mission declaration, an interim government was constituted on the 2nd September 1946 from frame the newly elected Constituent Assembly. The C. Rajagopalachari was the Education Minister, Rajendra Prasad Food and Agriculture Minister, Jagjivan Ram was the Minister for the Labour. However, Dr. S. Radhakrishnan was not the member of the interim government. Next question is assertion and reason. Assertion is according to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. That is very very right. ठीक है, Wavell plan यही था कि जो है equal जो है proportion में रखा जाएगा हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। नेक्स्ट है Wavell thought that this agreement would have avoided the partition of country. तो he never thought to avoid the partition of country. हाँ, वो था कि he wanted to remove the deadlock between the Hindu and Muslim, ठीक है। तो वो जो deadlock था जो एक कंट्री में वो जो है खत्म करना चाहते थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आर फॉल्स है। देखिए, इन अक्टूबर 1943 डॉर्ड वेवल हु वाज सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड वेवल ने लॉर्ड लिनलिथगो को सक्सीड किया था एज अ वाइसरॉय, मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया. He went to England for the constitution and in March 1945. There he throughoutly discussed the British government about the Indian administration and made some proposals. In June 1945, his proposal were made public by the name of the Wavell Plan. He proposed restructuring of the Governor General's Executive Council. ठीक है, what was proposal? Proposal was restructuring of the Governor General's Executive Council, which would have balance the representation of the main constituencies, including equal proportion to the Muslim and Hindus. All the portfolios except the defense, except the defense were held by Indian members, including the foreign departments. ठीक है. Wavell Plan proposed an equal representation for Hindu and Muslim in Executive Council. Apart from the Viceroy, Commander-in-Chief in the Executive Council, all the members were Indian. It is clear that the Wavell Plan was intended to remove the deadlock on the constitutional matter. ठीक है, मतलब on the constitutional matter among whom, among the Hindu and Muslims, the matter was the dispute was between the Hindu and Muslims ना, तो deadlock जो था जो constitutional matters का उसको remove करना चाहते हैं, and political issues and to remove the self government for and to promote self government for Indians, but never intended to unite the Hindu and Muslim to avoid the partition of India. And here portfolios, all the portfolios except defense were to be held by the इंडियन मेंबर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन डिपार्टमेंट. यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ट्रिक हो सकता है, अगर बोल देंगे एक्सेप्ट फॉरेन डिपार्टमेंट्स, तो ऐसा नहीं होगा. एक्सेप्ट डिफेंस सारे जो पोर्टफोलियोज थे, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो है क्या था, वेयर टू बी हेडेड बाय द इंडियन मेंबर्स. तो ये होना चाहिए, ये आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आंसर इज स्वराज पार्टी 1934. ठीक है, स्वराज पार्टी 1934 फर्स्ट प्रपोज द, देखिए, स्वराज पार्टी in its conference at Ranchi in May 1934 presented the policy of a constituent assembly. It was the first time when officially it is the policy of constituent assembly was proposed. It was to be composed of Indian representative elected on the basis of the adult suffrage. It was the first occasion when the Indians demanded for the constituent assembly. Next question is, which one of the following statement is true in relation to the constituent assembly? कौन सा जो है हमारा ट्रू है? A is assembly was not based on the adult suffrage. Assembly was not based on the adult suffrage. ठीक है, it is right. It was not based on the adult suffrage. Adult suffrage means above certain limits or 18 or 21 years. At that time it was 21 year. तो adult suffrage जो था, सबको जो है, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी जनता पॉपुलेशन है, सबको जो है वोटिंग राइट्स हो, irrespective of their क्या प्रॉपर्टीज और सेक्स और dwelling place, है ना,
कास्ट, तो सबको जो है प्रॉपर्टी जो है आपका ये वोटिंग राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, तो असेंबली वाज नॉट ट्रू पूछ रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी, ये बिल्कुल सही है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस, ये भी सही है, तो 1 2 4 होना चाहिए, 1 2 4, तो 1 2 4 सही है, बट ऑप्शन में 1 2 4 नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ, देखिए। देखिए असेंबली, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स वर यूज्ड एज द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was a result of the direct election. People of several parties were involved in it. Constituent Assembly formed a number of committees to operate its working. Next question is which of the following statements are correct regarding the Indian Constituent Assembly? It was not based on adult franchise, बिल्कुल सही है, it was not based on adult, ठीक है। It resulted direct election, no, there was not direct election, there is no direct election at the time. It was not a multi party, yes it was a multi party, ये सही है हमारा। Work through several, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा A B और D, ठीक है, A B D, इसमें भी AD A D B क्यों नहीं, रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट इलेक्शन था नहीं, ये सही है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, तो A and D, ठीक है। Constituent Assembly met for the first time in New Delhi 9 December 1946 when 9 December 1946 in the Constituent Hall which is now known as the Central Hall of Parliament House, known as the Central Hall of Parliament House. As to the composition, the Constituent Assembly was to be partially elected, partially nominated. It was not directly elected, it was partially elected, partially nominated. Okay, or members were to be indirectly elected by the members of the Provincial Assembly. So it is very very important that members of the Constituent Assembly was indirectly to be elected by the members of the Provincial Assembly who themselves were elected on the limited franchisee, ठीक है। तो ये जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबली थी, बट इन्हीं को इलेक्ट करना था, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द independent members also got the representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of the constitution making. Out of these, 8 were the major committees, other were minor committees, ठीक है। 8 जो है क्या थी, मेजर कमेटी थी, और बाकी की जो है माइनर कमेटीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is an indirect statement about the Constituent Assembly? Which one of the following is an indirect statement about the Constituent Assembly? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए, इट वर्क टू विद द हेल्प ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग आवर ड्राफ्टिंग कमिटी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी कमिटी लाइक द क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज, कम्युनिटीज लाइक द क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, दैट्स वेरी ट्रू। नेक्स्ट इज इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, आपको देखते ही एकदम पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था ही नहीं, ठीक है। D is its electoral process was based on the 6th schedule of the 1935, ठीक है, 6th schedule of the 1935 which allowed for a restricted franchise based on the tax, property, educational qualification. Yes, this is correct. The answer will be C if it is asking for the non-correct answer, ठीक है। The member of the Constituent Assembly were elected by the member of the Legislative Assembly of Provinces on the basis of the indirect election and not on the basis of the universal adult franchisee. Universal adult franchisee enables all the citizens to be involved in the government of their state based on the adult suffrage, ठीक है। Next question is member of the Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were, who were they? Elected by the legislative assemblies of the various provinces. They were elected by the legislative assemblies of various provinces. Members of the Constituent Assembly were elected by the members of the legislative assemblies of various provinces. Each provinces and each Indian states or group of states were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to 1 million. 1 is to 1 million. As a result, 292 members were elected through the provincial legislative assemblies. 4 members were represented the chief commissionaries, ठीक है, and the Indian princely states were allotted minimum 93 seats, ठीक है। 292 elected by the provincial legislative assemblies, 4 from the chief commissionaries, ठीक है, and 93 seats from the princely states.
Next question is with reference to the Indian history, the members of Constituent Assembly from the provinces were elected by the provincial legislative assemblies. ठीक है, provincial legislative assemblies. As per the recommendation proposed by the Cabinet Mission 1946, members of the Constituent Assembly were elected by the members of provincial legislative assembly, members of provincial legislative assemblies. ठीक है, members of provincial legislative assemblies. Okay. Now next question is how were the members of the Constituent Assembly elected? कैसे elect होते हैं? तो they were elected by the provincial assemblies. ठीक है, होते थे. ठीक है, who was the first elected chairman of the Constituent Assembly? कौन था? तो पहले elected की बात करें, अदरवाइज अगर elected नहीं होता तो सचिदानंद सिन्हा थे. elected की बात करें तो he is राजेंद्र प्रसाद. Dr. Rajendra Prasad. Dr. Satyendra Sinha temporarily chaired the first meeting of the Constituent Assembly, which was held on the 6th December 1946. The Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent chairman. On 11th December 1946, the Dr. Rajendra Prasad name was proposed by the J.B. Kripalani. तो ये तो आपको पता है 6 दिसंबर और फिर 9 दिसंबर, बट द नेम वाज प्रपोज्ड बाय द J.B. Kripalani. ठीक है, J.B. Kripalani. Next question is who chaired the first meeting of the Constituent Assembly? Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? It was chaired by Dr. Sachidanand Sinha. Next is first day session of Indian Constituent Assembly was chaired by. First day session of Indian Constituent Assembly was chaired by. So it was chaired by Dr. Sachidanand Sinha. And next question is who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Who was the chairman? So he was Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Next question is who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? So he was Dr. Rajendra Prasad. Next question is Constituent Assembly of India was established on 9th December 1946. B is the right answer. The Constituent Assembly was established with the commencement of its first meeting on December 9, 1946. Next question is when was the Constituent Assembly established? So it was established in December 1946, 9 December 1946. When was the first session of the Constituent Assembly held? So it was 9 December 1946. First session of Constituent Assembly began in 9 December 1946 and ended in 23rd December 1946. The session was attended by 207 members. So it was attended by how many members? 207 members. When did Indian Constituent Assembly met for the first time? So it met for the first time 9 December 1946. Okay, the resolution for the giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Okay, resolution for giving a constitution of to India was adopted by the Constituent Assembly. ये 22 जनवरी 1947 को पहली बार जो है एक रेजोल्यूशन लिया गया था किसके लिए? फॉर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो ये 22 जनवरी 1947 को था. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए 22 जनवरी 1947 रेजोल्यूशन of the Constitution of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly, which was presented by Jawaharlal Nehru on 30th December 1946. Next question is who proposed the preamble before drafting the committee of the Constitution? तो he was Jawaharlal Nehru. ठीक है, Jawaharlal Nehru. देखिए proceeding of the Constituent Assembly stated that the objective resolution presented by the Jawaharlal Nehru on 30th December 1946. The objective resolution was unanimously passed on 22 January 1947. 22nd January 1947. Later, this objective resolution became the foundation of the preamble of the Constitution. Next question is who of the following presented the objective resolution? So it was Pandit Jawaharlal Nehru. Next is in relation to the formation of Constitution of India, which of the following sentences or sentence are correct? ठीक है, कौन सा सही है हमारा? तो देखिए resolution of objective by the Nehru affected the making of Constitution. सही है बिल्कुल. Preamble fulfills various important objectives and aims. ये भी सही है. People of India directed the Constitution. Directed the Constitution. People of India directed the Constitution. ठीक है, तो ये भी सही है हमारा. Head of the state is elected by the people directly. ठीक है, तो ये हमारा जो है नहीं सही है. 1 2 3 is right.
देखिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बट बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग कभी डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं जाते ना प्रेसिडेंट के, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, हमने जिसको इलेक्ट किया है वो जाके इलेक्ट करते हैं, ठीक है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव विच इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ठीक है, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी होगा। तो ये जो है हमारा सही है। तो इसमें अभी हम जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उनका जो है कैसे अपॉइंटमेंट होता है, अब उनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है उनके जो है, और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, है ना, सेंटर के और स्टेट के कैसे कैसे, तो वो सब वहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12 सेशन थे, टोटल 12 सेशन थे। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days 2 years 11 months and 18 days to complete its historic task of drafting the constitution. During this period there was 11 sessions covering a total of 165 days. पूरा टोटल 11 सेशंस था और 165 दिन लगे थे। अपार्ट फ्रॉम दीज 11 सेशंस वन मोर सेशन वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को एक सेशन और हुआ इन विच द मेंबर्स अडॉप्टेड देयर सिग्नेचर, मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर, ठीक है, अपने सिग्नेचर को उन्होंने जो है वहाँ पे दिया, तो इसलिए एक सेशन इसको और मानते हैं। हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितना टाइम? 2 years 11 months in 18 days, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? फिर है ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटीज कौन थे? फिर है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ठीक है, तो ये कौन थे? और फिर चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, पहले वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। द ओनली कांग्रेस मेंबर के एम मुंशी थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राजस्थान प्रिंसली स्टेट थे वी टी कृष्ण रामाचारी। चेयरमैन ऑफ यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ये जो है थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। Next question, who among the following was the chairman of the Union Constituent Committee of the Constituent Assembly? कौन chairman था? तो chairman was Dr. B.R. Ambedkar, ठीक है। Constituent Assembly frame Union Constitution Committee with other प्रोमिनेंट कमेटीज, ठीक है। तो इस सब बहुत सारी कमेटीज मैंने बताया था ना कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दे वो वर्किंग विद द डिफरेंट कमेटीज, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी among those committees were the drafting committee, और drafting committee was headed by the Dr. B.R. Ambedkar, ठीक है ना। Jawaharlal Nehru was the chairman of the Union Constitution Committee and other committees and their chairmen were कौन कौन थे? Committee of Rules and Procedure Dr. Rajendra Prasad, Steering Committee by Dr. Rajendra Prasad, States Committee Jawaharlal Nehru, Drafting Committee Dr. B.R. Ambedkar, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minority and Tribal and Excluded Areas Sardar Vallabhbhai Patel. This committee had 2 subcommittees. तो ये जो हमारा कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की 2 सब कमेटीज थी। एज फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी दैट इज JB कृपलानी, एज फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी दैट इज JB कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी दैट इज SC मुखर्जी, माइनॉरिटी सब कमेटीज SC मुखर्जी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो चेयरमैन वाज डॉक्टर सरदार पटेल, ठीक है। Sardar Vallabhbhai Patel was the chairman of the provisional constituent committee on the constituent committee, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी हेडेड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. It was most important committee since it was tasked with the responsibility of drafting the constitution. Chairman of the drafting committee of Indian Constituent Assembly was, chairman कौन था? पता है आपको, chairman Dr. B.R. Ambedkar थे। Next question is
Who was the chairman of the advisory committee on the fundamental rights and minority constituted by the Constituent Assembly? Sardar Patel. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, the chairman of the advisory committee on fundamental rights, minority, tribals and excluded areas. This committee had two subcommittee. दो subcommittee कौन कौन सी थी? एक तो fundamental right committee थी, ठीक है, fundamental rights committee थी, rights subcommittee under the chairmanship of J.B. Kripalani and minority subcommittee under the chairmanship of H.C. Mukherjee. तो दो subcommittees थी इनकी. अब देखिए, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? कितने मेंबर्स थे इसमें? तो देयर वर 6 other members. There are 6 other members in the drafting committee constituted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Members were N. Gopalaswamy Iyengar, Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, Mohammad Sadadullah, B.L. Mittal, ठीक है, और D.P. खेतान. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है कि N. माधव राव वॉज इंक्लूडेड रिप्लेसिंग द B.L. मित्तर. ठीक है, तो B.L. मित्तर को जो है क्या करना था, रिप्लेस करके N. माधव राव को इंक्लूड किया गया था. T.T. कृष्णा रामाचारी वॉज इंक्लूडेड आफ्टर डेथ ऑफ द D.P. खेतान. ठीक है, तो D.P. खेतान 1948 में इनकी डेथ हो गई थी और T.T. कृष्णा रामाचारी को इंक्लूड किया गया था. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मेंबर कौन थे? गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू ये लोग नहीं थे. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये थे. वन भी थे, कौन था? एन गोपालास्वामी. ठीक है, ए भी थे एक गोपालास्वामी भी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे. ठीक है, तो A 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, मोहम्मद सदातुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, A.K. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे. तो पूछ रहा है कि कौन नहीं थे. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट द मेंबर. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट द मेंबर. Next question is the Constituent Assembly set up a drafting committee. Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar. तो ये कब? 29 अगस्त 1947. तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 में कमेटी बनी थी. 29 अगस्त 1947 by the resolution drafting committee was formed under the chairmanship of Dr. Ambedkar to discuss and decide to form an structure of the constitution. Next question is who was the constitutional advisor at the time of the formation of the constitution? तो constitutional advisor थे B.N. Rao. 1934 में इन्होंने एडवाइस दिया था. सर Benegal Narsingh Rao was appointed as the constitutional advisor during the formation of the constitution. Next is the first draft of the constitution was prepared by. पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? It was prepared by the B.N. Rao. ठीक है सर, B.N. Rao. तो ये जो है कम्युनिस्ट एक बहुत बड़े लीडर भी थे. The first draft of the constitution was prepared by the constitutional advisor Sir B.N. Rao, which was put before the drafting committee for opinion, discussion and changes in it. Original draft proposed by the Mr. Rao included 243 articles and 13 schedules. तो original जो draft था उसमें 243 243 articles and 13 schedules थे. Next is when did Constituent Assembly adopt the national flag? कब adopt किया? 22 जुलाई 1947 को ही adopt किया था, 22 जुलाई 1947 को. National flag of India was adopted during the fourth session of the Constituent Assembly. कब था? फोर्थ सेशन में, चौथे सेशन में of the Constituent Assembly on 22 जुलाई 1947. Next question is who was the chairman of the National Flag Committee? कौन था चेयरमैन? तो चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, देयर वर 2 फ्लैग कमेटीज मेंशन इन द इंडियन हिस्ट्री. पहला तो था फ्लैग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 अप्रैल 1931 एट कराची. तो पहले में क्या था? 2 अप्रैल 1931 कराची में पहला जो है फ्लैग कमेटी बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. दूसरी थी एन एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग फॉर्म्ड ऑन 23 जून 1947 हुज चेयरमैन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अ क्वेश्चन इज अबाउट चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो J.B. कृपलानी वाज नीदर चेयरमैन नॉर द मेंबर ऑफ एनी फ्लैग कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या है स्टेटमेंट? अ डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947. द व्हील, ये सही है, ए 1 सही है हमारा. व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक, 24 स्पोक होते हैं, तो ये गलत हो गया. और ये जो है हमारा 3:4 नहीं होता, तो ये भी गलत है. देखिए 2:3 होता है.
ठीक है। और ये जो हमारा अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, तो ये गलत, हमारा ये सही हो गया पहला। 24 स्पोक्स होते हैं, तो ये जो है 21 था, उसमें शायद 21 था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो एक ही, सिर्फ ओनली वन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड। देखिए थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज स्टार्टेड 17 नवंबर 1949, 17 नवंबर 1949 एंड कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। 17 नवंबर से 26 नवंबर तक थर्ड रीडिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, तो कब कंप्लीट हुआ था? नवंबर 26 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। देखिए प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स we the people of India enact, adopt and give to ourselves this constitution on 26 November 1949. This date is considered as the date of adoption, completion and passing of the constitution. तो ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये क्या है? It is the date of adoption, completion and passing the constitution. On the same day, the provisions relating to the citizenship, entering parliament and emergency came in force. ठीक है, तो citizenship, entering parliament and emergency came in force itself on the date of the 26 November 1949. Rest of the constitution or rest of the provision came into effect on 26 January 1950. ठीक है, 26 जनवरी 1950 में बाकी इफेक्ट में आया था। Thus 26 January 1950 is considered as the enforcement date, ठीक है, enforcement date of constitution. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, अडॉप्टेड पूछेगा तो लगाएंगे आप 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, फिर से अडॉप्टेड है तो क्या लगाएंगे? 26 नवंबर 1949, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। अगर पूछेगा केम इनटू फोर्स तो आपको लगाना है 26 जनवरी 1950। अडॉप्टेड 26 नवंबर 1947, ठीक है, 1949, सॉरी 26 जनवरी 1949। अगर ये पूछेगा कि कंप्लीट कब हुआ था, ठीक है, कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 19, या फिर पूछा जाएगा कि ये जो है क्या कहते हैं, अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है। बट अगर ऐसा पूछता है, यहाँ पे देखिए कि केम इनटू फोर्स कब हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम इनटू फोर्स, तो आपको लगाना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लास्ट मीटिंग जो थी वो 24 जनवरी 1950 थी, 24 जनवरी 1950 थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 years 11 months 18 days. The last session 11th was held on 26 November 1949. Apart from these 11 sessions, the Constituent Assembly met on 24 January 1950. Then members signed the Constitution of India. Next question is January 26 was selected as the date of the inauguration of the constitution because, क्यों? क्योंकि जो है इसी दिन क्या था, the Congress has observed it as a Independence Day in 1930, ठीक है, 1930 में इसको Independence Day जो है ऑब्जर्व किया था। तो देखिए द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज प्रोमगलेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन, ठीक है, जो पूर्ण स्वराज की बात थी वो जो है एक्सेप्ट किया गया था लाहौर सेशन में 1929 में, वेयर द कांग्रेस आस्क्ड पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे, और उसी को जो है कमेमोरेट करने के लिए ये चीज़ की गई थी। आफ्टर द कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड mandated to came into force on effect from the 26 January 1950 to commemorate the 29 declaration, ठीक है। Next the Indian Constitution was adopted by whom? Constituent Assembly, British Parliament, गवर्नर जनरल और जो है इंडियन आपका पार्लियामेंट। तो ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly was adopted by the Constitution was adopted by the Constituent Assembly at its 11th session on 26 November 1949. Constitution was adopted by the Constituent Assembly on when it was on 26 November 1949. Next question is Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by, तो ये है by Constituent Assembly, ठीक है, by Constituent Assembly. Next question is the Constitution of India was, sorry उसी का explanation है ये, the Constitution of India on 26 November 1949, the preamble to the Constitution says we the people of India having solemnly resolved
टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. अब क्या है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ this constitution, give to ourselves this constitution. Next question is the constitution of India was adopted and enacted on. कब हुआ था adopted और enacted? तो it is 26 November 1949. 26 November 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन. कब मनाते हैं हम इसको? 24 नवंबर को मनाएंगे, 26 जो है जनवरी को मनाएंगे, या 15 अगस्त को बना लेंगे, 26 अक्टूबर को बना लेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात की जा रही है. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर 1940, मतलब 26 नवंबर जो डेट है, ठीक है. सिंस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, सम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद. मैंने रिपीट कर दिया है. सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एट वंस व्हाइल द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है. तो जो है 29 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जैसे हमारे कुछ जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जैसे सिटीजनशिप हो गया और ये सारी चीज़ें जो है इंटरिम पार्लियामेंट, तो ये सब आ गया था फोर्स में. बट जो है और बाकी के जो प्रोविजंस हैं वो 26 जनवरी 1950 में आया था. ये सिंबॉलिक था कि जो हमारे 29 में जो हमने रेजोल्यूशन दिया था कि 26 जनवरी को हम जो है अपना फ्रीडम वो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, है ना, 26 जनवरी को. तो उसी को जो है यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे जो है इसीलिए 26 जनवरी को होल्ड किया गया कुछ प्रोविजन, ठीक है ना. मतलब इंडिपेंडेंस हमें जो है आज़ादी मिल गई है बिल्कुल अंग्रेजों से, तो ये चीज़ हमने वहाँ पे की थी. कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा है B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम. तो कहाँ से? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी. इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड इन 1946 B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल. लेटर ऑन दिस रीजन became part of Pakistan, and then Ambedkar was elected as the member of Constituent Assembly from the Pune seat of Bombay Presidency, which was vacant after the resignation of M.R. Jayakar. ठीक है. फिर है since Dr. Ambedkar was elected from the East Bengal, not the West Bengal. तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो हमारा है देखिए बर्थ जो है 1891 में एंड डेथ 1956 में हुई थी. तो देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड बॉर्न इन 14 अप्रैल 1891 एंड डाइड 6 दिसंबर 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वेयर जन गण मन अडॉप्टेड as the national anthem of India. तो it was adopted on 1950 में. The Constituent Assembly accepted Jan Gan Man as the national anthem of India on 24 जनवरी 1950. 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को हमने एज अ नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट किया था, एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था. अ फॉर्मल रिडेंशन ऑफ द नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकेंड. ठीक है, 52 सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन. तो ये जो है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950. और नेशनल हमारा जो है नेशनल एंथम 24 जनवरी. तो 2 दिन बाद जो है स्टेट एम्बलम. ठीक है. द स्टेट एम्बलम विच वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ वाराणसी वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 इन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950. ठीक है. Consider the following statement. The discussion in the third roundtable conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation to be based on the union of the provinces of the British India and the princely states. ठीक है. तो हमारा दोनों ही सही है. उसी के थर्ड राउंड टेबल के बाद जो है 1935 का जो एक्ट था वो पास हुआ था. ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अ प्लान वाज प्रेजेंटेड टू फाइनलाइज द गवर्नमेंट. अ प्लान वाज प्रेजेंटेड टू finalize the Government of India Act 1935. In this act, provisions was made to form an All India Federation comprising the states of British India and princely states. From the above, it is clear that both the given options are true. Third round table conference was organized in 1932 in London, and Congress did not participate in the conference. ठीक है. Next question is, here are two statements. क्या है? स्टेटमेंट ए एंड आर, मतलब स्टेटमेंट है और आपका रीजन है. स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री.
दूसरा है इट इज़ नोन और कॉल्ड एज ए अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो है ए और आर दोनों ही जो है ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब अगर हम अलग से देखें तो दोनों ही जो है इंडिविजुअली सही होंगी, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल the necessities of country. It is also well versed to the future prospect as it contains the provisions for amendments. On the other hand, it takes view and the principles from the constituent of various other countries. Thus, it may be called as the sorry adopted constitution. Next is the different sorry हाँ, देखिए, जो अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर द 15 ईयर वॉज एडवोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाई, 15 साल जो है एडवोकेट किया गया था, तो इट वॉज एडवोकेटेड बाय द मौलाना आजाद, ठीक है। तो देखिए, डिफरमेंट है ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये जो है 15 ईयर्स किसने जो है प्रपोज किया था, इट वॉज एडवोकेटेड बाय द मौलाना आजाद, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द डिस्कशन ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, मौलाना आजाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लेस्ड फॉर द deferment of the adult franchisee for 15 years, but Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru supported for its adoption strongly, ठीक है। adoption strongly. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, consider the following statements and choose the correct answer by using quotes given below. India is democratic country and India has a constitution of its own, ठीक है। तो ये तो सही है, हमारा आर ए भी सही है, आर भी सही है इंडिविजुअली, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो ही, ठीक है। तो हमारा जो है डी बी हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर ट्रू बट नॉट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देखिए, assertion A and reason are both are correct. India is a democratic country in which important decisions of the government are taken by the elected representatives of the people. India had a written constitution. However, United Kingdom, being a democratic country, does not have a written constitution. On the contrary, non-democratic countries do have some of the constitution to maneuver the functioning of the government, ठीक है। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India, ठीक है। किसने कहा था, तो ये it was advised by the Mahatma Gandhi, ठीक है। महात्मा गांधी suggested that the Indian National Congress was formed only for achieving the independence and should be disbanded as the political party after the independence of India. Next question is, who was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India? Who was the president? तो JB Kripalani was the president at the time, ठीक है। तो देखिए, JB Kripalani was the president of Indian National Congress at the time of the partition. Next question is, in their nationalist reaction, the founding fathers of the Indian Constitution tend to minimize the importance of ministry interest and emotions, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस है। तो देखिए, ये जो हमारा है आइवर जेनिंग्स ने ये चीज़ कही थी। देखिए, एबव स्टेटमेंट वाज मेड सर आइवर जेनिंग्स ऑन द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द इंडिया। तो ये ऑस्टिन ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस वाज इंडिया, ठीक है। The web statement, the Constituent Assembly was Congress and Congress was India, was made by the famous historian Graham Austin, ठीक है। नेक्स्ट इज, who said India is a quasi federal state? किसने कहा था quasi federal state है इंडिया? तो it was said by the केसी वेयर, ठीक है। केसी वेयर ने कहा था quasi federal है। ग्रामन ऑस्टिन ने कहा था कि Constituent Assembly was Congress and Congress was India। और एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला, देख लीजिएगा इसको। ऑस्टिन का ये था, ठीक है। और ये हमारा जो है आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द, मतलब इन्होंने कहा माइनॉरिटीज का जो है इंटरेस्ट मिनिमाइज किया जा रहा है, तो ये चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बिगिनिंग प्रेजेंटेड the idea of the Indian Constitution Assembly
इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज। तो किसने कहा था? तो जो हमारे M.N. रॉय जी ने ये चीज़ कही थी। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय in year 1934. The first formal demand for the Constituent Assembly was made by the Swaraj Party at the conference in Ranchi held on 3rd May 1934. Next question is it is an agreement by free will to be terminated by free will. It is agreement by free will and to be terminated by the free will. The above statement of Pandit Nehru refers to which of the following? तो इंडियन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन के लिए ये चीज़ स्टेटमेंट थी उनकी कि हमने फ्री विल से एक्सेप्ट किया था और फ्री विल से इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो द अबव स्टेटमेंट पंडित नेहरू रेफर्स इंडियन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ नेशन, मतलब क्या था कि इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल एंड टू बी टर्मिनेटेड बाय द फ्री विल, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए 15 मेंबर्स थी विमेन। The total number of the women members in the Constituent Assembly was 15. They were Amu Swaminathan, Annie Mesrin, Sarojini Naidu, दक्षायनी बेला यंगडन, अब इनका नाम एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या नाम है, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणु राय, ठीक है, रेणु रे है या राय है, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम अजीज रसूल, फिर है आपका सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो है 15 मेंबर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम, तो कहाँ से पावर मिलती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है, ठीक है। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is the source of all the powers of the central and state government, the president and the prime minister and parliament of India and all the member of the constitution itself, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये पहला जो चैप्टर था काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो ये कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।